तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं बाबू, आज आप बोर्ड पे भी देख रहे हो कि आपका तीसरा नंबर चैप्टर, ये तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और ये तीसरा नंबर चैप्टर कौन है बाबू? एक बीमा में गति, मोशन इन वन डायमेंशन या वन डी कहते हैं, ठीक है। डायमेंशन को डी कह देते हैं। बाबू, मोशन इन वन डायमेंशन क्या है? देखो, ये तीसरा चैप्टर है और बाबू इस चैप्टर के पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? डायमेंशन पढ़े हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े हैं और वेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग गति की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और गति की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें भी तीसरे चैप्टर में बाबू पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक बीमा में गति। बाबू, एक बीमा में गति को का मतलब क्या होता है? एक बीमा में गति मतलब सीधी रेखा में गति। अगर हम मान लो सीधी रेखा में चलने लगे ना, तो हमारी गति को कहेंगे एक बीमा में गति। तो बाबू कोई पूछे एक बीमा में गति किसको कहते हैं? यदि कोई कण यदि कोई कण एक सरल रेखा में चलने लगे, तो उसी के गति को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, एक बीमा की गति कहते हैं, ठीक है। तो चलो, एक बीमा में गति, मोशन इन वन डायमेंशन किसको कहते हैं? बाबू, मोशन इन वन डी, मोशन इन वन डायमेंशन किसको कहते हैं? डिफिनेशन देंगे मोशन इन वन डी, लेकिन पहले समझ लो। ये कोई पिंड है, पिंड यानी बॉडी। पिंड का मतलब क्या होता है बाबू? कणों के समूह को ही पिंड कहते हैं। कण का बहुत सारा समूह है, ये पिंड है। ये पिंड है या मान लो कोई छोटा सा कण है। अगर कोई कण या पिंड सीधी रेखा में चले, ठीक है, कोई कण बाबू सीधी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में जब चलता है ना, तो इसी की गति को कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, या मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक्स अक्ष में ही चल रहा है, केवल उसका एक्स नियामक चेंज कर रहा है। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, उस वो अगर ऐसे चलने लगे ना, अगर उसका एक्स नियामक चेंज करे, तो हम उसके गति को बाबू कहेंगे मोशन इन वन डी। और एक बात और भी कहेंगे, अगर आप लोग को हमारा स्पीड थोड़ा सा स्लो लगता हो, तो 1.25 सवा गुना स्पीड, 1.5 गुना, 2 गुना स्पीड पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो चलो भाई, बोलो, मोशन इन वन डे क्या है? अगर कोई कण या पिंड सीधी रेखा में चले, अगर कोई कण या पिंड अगर सीधी रेखा में चलता है, तो उसके गति को ही मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। यदि कोई कण या पिंड एक सीधी रेखा में गति करे, एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा, एक सरल रेखा में गति करे, तो उसके गति को ही तो उसके गति को ही मोशन इन वन डायमेंशन, तो उसके गति को ही मोशन इन वन डायमेंशन, एक बीमा में गति कहते हैं। या उसके गति को ही मोशन इन वन डायमेंशन या सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति मतलब वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति कहते हैं। बाबू ये पता चल गया ना, अगर कोई कण या पिंड एक सीधी रेखा में चले, सीधी रेखा यानी सरल रेखा में चले, तो उसकी गति को ही मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन तुम कह दो, या सरल रेखा में गति मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ठीक। बाबू तुमको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख भी रहे हो बाबू, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गति। आप देख रहे हो एक कार को देख रहे हो बाबू, और ये कार कैसे चल रहा है? ये सीधी रेखा में चल रहा है। अगर ये सीधी रेखा में चल रहा है ना, तो इसी के गति को कहेंगे सरल रेखा में गति। अगर इस तरह सीधा चलेगा तो उसका एक्स से कोऑर्डिनेट ये चलेगा, तो एक्स अक्ष में उसकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी ना जी, तो ये मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक है। उसका एक डायमेंशन चेंज होगा और कुछ नहीं। अब देखिए, मेन चीज जब आते हैं फिर आगे की चीजों पर, बाबू अब हम
पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स। अब हम लोग मैकेनिक्स देखेंगे बाबू, मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। ये मैकेनिक्स क्या है? पहले ये समझेंगे, ठीक है? अब आप समझिए, इसको अभी ध्यान मत दीजिएगा, बाद में ध्यान दीजिएगा इसको। बाबू, जब भी गति के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखो फिजिक्स में अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पढ़े, तो पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े और फिर वेक्टर पढ़े, 2 चैप्टर हो गया। अब हम लोग गति के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए और बाबू गति के बारे में जहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो गति का अध्ययन ही मैकेनिक्स है, ठीक है? कोई पूछे मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स को आप यांत्रिकी कहो तो ये मैकेनिक्स क्या है? गति का अध्ययन। जब तुम गति के बारे में अध्ययन करने लगो ना, गति का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? मैकेनिक्स कहलाता है। तो याद रखना, और ये मैकेनिक्स फिजिक्स की शाखा है। मैकेनिक्स क्या है बाबू? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। स्थिर वस्तु जिस पर बहुत सारा बल लग रहा है, लेकिन बल लगने के बावजूद वो संतुलन में है। संतुलन मतलब होता है नेट बल 0 हो गया। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर वस्तु के बारे में पढ़ते हैं और साथ-साथ स्थिर के साथ-साथ गतिशील वस्तु के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी बाबू गति का अध्ययन जब स्टार्ट करते हैं तो वो मैकेनिक्स कहलाएगा, ठीक है? तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, लगे हाथ। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर वस्तु के बारे में वो पढ़ते हैं और साथ-साथ गतिशील, स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार के वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है? इंग्लिश समझ लो। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम अध्ययन करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम चलते हुए वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, चलते हुए और रुके हुए दोनों वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग को क्या पता चला मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। कोई पूछ दे कि मैकेनिक्स किसको कहते हैं, तो बाबू हम आपको अभी ने बोले हैं कि जब भी हम गति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, तो गति का अध्ययन ही मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। मैकेनिक्स क्या है भाई? तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर और गतिशील दोनों तरह के वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब वो इस मैकेनिक्स को 3 भागों में बाँटा गया है। बोलिए, मैकेनिक्स की 3 शाखाएँ हैं। मैकेनिक्स की 3 शाखाएँ बाबू, पहला शाखा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को स्थैतिकी कहते हैं। मैकेनिक्स की पहली शाखा है स्टैटिक्स, इसको स्थैतिकी कहते हैं। और स्थैतिकी में हम लोग रुके हुए वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। स्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन बाबू स्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए वस्तु का अध्ययन करते हैं, लेकिन उस पर बहुत सारा बल लगता है। बहुत सारा बल लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो रुका है। यानी बाहरी बल के अधीन संतुलन में जो वस्तुएं रहती हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, दिखा भी दे रहे हैं। मान लो बाबू ये सतह है कोई, ठीक है? ये कोई सतह है, इस सतह पर एक वस्तु रखी गई है। ये सतह है, इस सतह पर बाबू एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का भार mg किधर लगेगा? ये वस्तु, इस वस्तु का भार बाबू, किसी भी चीज का भार हमेशा केंद्र से लगता है। भार का सूत्र होता है mg। इसका भार mg नीचे लगेगा। ये वस्तु अपने भार के वजह से इस सतह को दबाएगी, प्रेस करेगी, बल लगाएगी। अगर एक्शन करेगी तो ये सतह इस वस्तु पर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन पूरे सतह पर होगा और जितना बल से दबाएगी, जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। और बाबू अगर ऐसा हो जाएगा तो जितना बल नीचे लगेगा उतना ही बल ऊपर लगेगा और ये वस्तु रुक जाएगी। और यहाँ पे देख भी रहे हो ना कि इस वस्तु पर बाबू नीचे भी बल लग रहा है और ऊपर भी बल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये रुका हुआ है। और इसी रुके हुए वस्तु का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थैतिकी। यानी बाबू स्थैतिकी में हम लोग रुके हुए वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। स्थैतिकी में हम लोग रुके हुए वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उस रुके हुए वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे होते हैं।
तो वो मैकेनिक्स में तो हम लोग स्थिर और गतिशील दोनों तरह के वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स की 3 शाखा है, स्टैटिक्स यानी स्थैतिकी स्थैतिकी स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स है। स्टैटिक्स में हम लोग किस तरह के वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं बाबू? स्टैटिक्स में हम लोग बाहरी बल के बावजूद भी बाहरी बल लगने के बावजूद भी वस्तु अगर रुकी रहती है, तो उस रुकी हुई वस्तु का अध्ययन स्टैटिक्स में स्थैतिकी में किया जाता है। बाबू अब देख लो को दूसरी शाखा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को शुद्ध गतिकी कहते हैं। बाबू काइनेमेटिक्स को शुद्ध गतिकी कहते हैं और इसमें जानते हो, इसमें हम लोग बल को ध्यान में नहीं रखते हैं। बल को ध्यान में रखते ही नहीं। बल को ध्यान में नहीं रखते हैं और तब गति के बारे में अध्ययन करते हैं, तब गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो याद रखना, बल को ध्यान में नहीं रखते हुए गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो काइनेमेटिक्स होगा। और बाबू मैकेनिक्स की तीसरी शाखा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? बल को ध्यान में रखते हुए कि हाँ बल लगा तो कितना बल लगा, कैसे लगा, किस दिशा में लगा। बल को जब ध्यान में रखते हुए गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ कहलाएगा डायनेमिक्स। बाबू अगर बहुत सारा बल लग रहा है उसके बावजूद ये रुका है, इसकी वेलोसिटी 0 है, बहुत सारे बल लगने के बावजूद इसकी वेलोसिटी 0 है, तो उस तरह के वस्तुओं को स्टैटिक्स में पढ़ा जाता है, स्थैतिकी में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में कैसे वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं? इसमें किसी वस्तु पर बाबू बल को ध्यान में ही नहीं देखते हैं। बल को ध्यान में रखे बिना ही गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसमें गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं लेकिन बल को ध्यान में नहीं रखते हैं। और डायनेमिक्स में गति विज्ञान में बाबू बल को ध्यान में रखते हैं, बल को ध्यान में रखते हैं और तब गतिशील वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। सबका डिफिनीशन एक-एक करके देख लीजिए। अब वो पहला देख रहे हैं हम लोग, पहला डिफिनीशन है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को कहते हैं स्थैतिकी। स्टैटिक्स क्या है? तो बोलो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है। कॉमा दे देते हैं, ठीक है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम बाहरी बलों के अधीन संतुलन में मतलब रुके हुए, संतुलन में स्थित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो याद रखना बाबू, कोई पूछे स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग बाहरी बलों के अधीन संतुलन में रुके हुए वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी बाबू एक वस्तु है, इस वस्तु पर इधर भी बल लगा, इधर भी लगा और इधर भी लगा और तीनों बल ऐसे लगा कि ये तीनों बैलेंस हो जाए। ये तीनों बैलेंस हो जाए और ये रुक जाए। बल तो लग रहा है, इस पर बहुत सारा बल लग रहा है लेकिन ये रुका हुआ है और इसी रुके हुए वस्तु का अध्ययन हम लोग करते हैं स्टैटिक्स में। दूसरा है काइनेमेटिक्स। अब वो काइनेमेटिक्स को हम लोग शुद्ध गति की कहते हैं। कोई पूछे काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग जिसमें हम गति का कारण यानी बल, जिसमें हम बल को ध्यान में रखते हुए सॉरी जिसमें हम बल को ध्यान में रखे बिना ही गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और बाबू मैकेनिक्स की तीसरी शाखा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को हम लोग कहते हैं गति विज्ञान। डायनेमिक्स क्या है? तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग गति के कारण यानी बल को ध्यान में रखते हैं और बल को ध्यान में रख करके गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो ये बाबू मैकेनिक्स हो गया और फिर आप लोग को मैकेनिक्स के तीनों ब्रांचेस के बारे में हमने बता दिया, ठीक है? अब चलो बाबू यहीं पे देख लेते हैं कण क्या है? अच्छा कण यानी पार्टिकल। अगर कोई पूछे बाबू कि कण क्या है तो तुम्हारे दिमाग में आ ही रहा है कि कण का मतलब होता है बहुत छोटा वस्तु ना जी। बाबू कभी भी कण और वस्तु में विभेद करना है, अंतर करना है, तो बस तुमको तुलना करना होगा। तुम अगर तुलना नहीं करोगे तो तुम बता ही नहीं सकते हो कि कोई वस्तु कण है कि पिंड है, कोई चीज़ कण है कि पिंड है। एक छोटा-सा बात बताते हैं। तुम देख लो, ये एक बोतल है बाबू और यहाँ पे एक मान लो एक चींटी है। एक बोतल है और एक चींटी है। तो बोतल की अपेक्षा चींटी का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। बोतल के अपेक्षा चींटी का साइज़ बहुत छोटा होगा, तो चींटी यहाँ पे कण है और ये बोतल पिंड है, ठीक है? अगर हम लोग बाबू चींटी की तुलना इस बोतल से कर लें, तो चींटी कण हो जाएगा और बोतल पिंड हो जाएगा। अब थोड़ा-सा हम एक और बात करते हैं। ये पूरा जो कमरा है, ये जो पूरा कमरा है, इस कमरे के साइज़ की तुलना में ये बोतल बहुत ही छोटा है।
5000 गुना छोटा है। मान लो इस कमरे में 5000 बोतल रखा जा रहा है। कमरे की तुलना में बाबू बोतल का साइज़ बहुत छोटा है, तो कमरे की तुलना में ये बोतल क्या हो गया? कण हो गया। छोटा-सा कण हो गया, ठीक है? कण किसको कहते हैं? कण क्या है? तो कण का परिभाषा बाबू तुम दे ही सकते हो कि वैसी वस्तु कण क्या है? वैसी वस्तु जिसका आकार दूसरे वस्तु की अपेक्षा नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है, उसी को कण कहते हैं। और बाबू एक बात और भी जान लेना, किसी चीज़ का कण होना या ना होना तुलना पर निर्भर करता है कि किससे तुलना कर रहे हो। व्हाट इज़ अ पार्टिकल? व्हाट इज़ अ पार्टिकल? पार्टिकल क्या है? पहले समझ लो बाबू, वह वस्तु पार्टिकल क्या है? वस्तु है। वह वस्तु जिसका आकार नगण्य होता है, उसी को कण कहते हैं। वैसी वस्तु जिसका आकार बाबू जो दूसरे वस्तु की अपेक्षा नगण्य होता है, छोटा होता है, उसी को कण कहते हैं। आप बताओ, पूरे पृथ्वी की तुलना में हाथी का आकार बहुत छोटा है। बाबू पूरे पृथ्वी की तुलना में हाथी तो बहुत छोटा है। पृथ्वी पिंड है, लेकिन हाथी कण है। पृथ्वी से हाथी का तुलना करें, तो हाथी कण हो जाएगा। हाथी की अपेक्षा चींटी कण है। बाबू हाथी जो है, हाथी की अपेक्षा अगर चींटी देखें, हाथी के साइज़ से चींटी का साइज़ बहुत छोटा है, तो हाथी के साइज़ की अपेक्षा चींटी कण है। अब चींटी की अपेक्षा वायरस कण है। अब चींटी बड़ा होती है, ठीक है? अब चींटी की अपेक्षा अगर वायरस देखें, छोटा वायरस, तो चींटी की अपेक्षा वायरस कण है। और वायरस वायरस की अपेक्षा परमाणु कण है। वायरस छोटा वायरस, वायरस से भी बाबू इलेक्ट्रॉन या परमाणु बहुत छोटा होता है, तो वो कण हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर कण होना या ना होना हमको तुलना पर निर्भर करता है ना जी। तो कण किसको कहते हैं? कण क्या है? तो सीधे-सीधे कहना, कण किसको कहते हैं? वैसी वस्तु कण क्या है? वैसी वस्तु जिसका आकार दूसरे वस्तु के सापेक्ष नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है, उसी को बाबू हम लोग कण कहते हैं। कण तो हो गया। अब लगे हाथ समझ लो भई, पिंड किसको कहते हैं? बाबू पिंड यानी बॉडी। पिंड किसको कहते हैं? याद रखना, कोई बॉडी क्या है? बहुत सारे कणों का समूह। बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कणों का समूह दे दें, तो यही बहुत सारे कण का समूह क्या कहलाएगा बाबू? पिंड कहलाएगा, ठीक है? बहुत सारे कणों का समूह ही पिंड कहलाता है। एक बात और भी समझ रहे हैं, बाबू हम लोग गति की बात कर रहे हैं ना? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गति की। अच्छा, मान लो कि कोई कार बाबू किसी रोड पर चल रही है और 100 किलोमीटर दूरी चल दे। कोई कार रोड पे 100 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँच जाए, ठीक है? तो इस दूरी के तुलना में इस कार का साइज़ बहुत छोटा होगा। तो जब हम बहुत बड़े दूरी की तुलना में अगर कार को देखें, तो कार बहुत छोटा होगा, 100 किलोमीटर की तुलना में कार बहुत छोटा है। तो हम इसके चली गई दूरी की तुलना में इस कार को हम कण मान सकते हैं, ठीक है? चलो, एक बात और भी देखो, मान लो एक टेबल है, जो तुम्हारे घर में है। अब वो ये टेबल है, इस टेबल पर एक गोली रख दिए हैं, इस किनारे पर, काँच की गोली होती है ना? टेबल पर गोली रखनी है और गोली फट से नीचे गिरा। नीचे गिरा, 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 गिरा और यहाँ पे टकरा गया। तो इसके द्वारा चली गई दूरी बाबू, टेबल से जब नीचे गिरेगा गोली तो गोली गोली द्वारा चली गई दूरी गोली द्वारा चली गई दूरी की तुलना में इस गोली का साइज़ बहुत छोटा है। इसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में इसका साइज़ गोली का साइज़ बहुत छोटा है, तो गोली यहाँ पे कण हो जाएगा। हम लोग बाबू गति के बारे में पढ़ रहे हैं ना? तो कोई वस्तु चल रहा है, उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में उसका साइज़ बहुत छोटा है, तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ कण है, ठीक है? तो चलो यहाँ तक आज का सेशन समाप्त करते हैं और आगे के क्लास में बाबू आगे की नई चीज़ों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।